हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। यहाँ पे द हिंदू की एडिटोरियल्स, पीआईबी न्यूज़, डाउन टू अर्थ, फ्रंट लाइन, सारी की सारी यहाँ पे कंपाइल आपको एक जगह मिलती है। चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल से। आज का जो नया चीज़ है वो क्या है, तो यूनियन जो है वो तो नहीं कहा, लेकिन सेंटर जो है वो रेडी है कि जो गे कपल हैं उनके लिए जो लॉ हैं वो किस तरीके से फ्रेम किया जाए, कैसे उनकी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए, इसके लिए यहाँ पे बातें बोली गई हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बातें बोले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा डीवाई चंद्रचूड़, तो ये क्या बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है सेम सेक्स कपल को लेके उनकी राइट को लेके एक साथ बातें बोली गई हैं कि राइट्स उनको भी मिलना चाहिए, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो पीसेबल इन्वायरमेंट इन आवर कंट्री होनी चाहिए विदाउट फेसिंग एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो किसी भी प्रकार का किसी भी सेक्स से, किसी भी जेंडर से बायस नहीं होनी चाहिए, ऐसी यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वालिटी के बेस पे जज करना चाहिए, ऐसी बातें यहाँ पे बोली गई हैं। और चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे जिस भी तौर पे हो, ये सीजेआई ने ऐसी बातें बोली हैं। तो लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज क्या मिल सकती है, इस पे कोई बातें निकल के आएंगी आगे। अगर कोई बात आगे निकलेगी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। G20 का यहाँ पे मीटिंग होने वाला है। आपको वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग होने वाली G20 का, आप जानते हैं कहाँ पे होगा, वो श्रीनगर में होने वाला है, आपके जम्मू कश्मीर में, याद रहे ये इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो यहाँ पे अटेंटिव हो गए हैं और ये चेक कर रहे हैं कोई यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आपका डल लेक है। डल लेक कहाँ से निकलता है और किसके आसपास है, इसके आसपास कौन सी नदी है, ये आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चंस बना रखे हैं, तो इसलिए इसका ध्यान रखें आप। क्वेश्चंस यहीं आसपास से बनते हैं और G20 ग्रुप के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट की, तो ये क्या है इसके बारे में एडिटोरियल है। तो USCIRF ये क्या है, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो ये यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, तो जो भी एक ऑर्गेनाइजेशंस है यूएस की, ये क्या काम करती है कि जहाँ की वर्ल्ड में कहीं भी अगर किसी के फ्रीडम को मारा जा रहा है, रिलीजियस फ्रीडम को नहीं दिया जा रहा है, कास्ट बेस पे पॉलिटिक्स चलाई जा रही है, किसी प्रकार के सोसाइटल प्रॉब्लम हो रही हैं, तो ये उस पर रिपोर्ट बनाता है और अपना रिपोर्ट और व्यू विचार मिला के ये पेश करता है उस कंट्री के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे वही चीज़ें हुई हैं। इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा बोला जा रहा है कि आप ये जो चीज़ें चल रहे हैं कि रिलीजियस फ्रीडम की बातें भारत में चल रही हैं, उसको एक नाम दे दिया गया है कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो एक पर्टिकुलर कंसर्न का मतलब यही है कि आप किसी एक रिलीजन, किसी एक कास्ट को ही प्रीफरेंसेस दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये फ्रीडम छीन जा रही है, प्रॉब्लम में है। तो सीपीसी याद रखिएगा किस टर्म से रिलेटेड है, क्योंकि टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी हमेशा बना देता है, इसलिए मैंने इसको क्लैरिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बात बोली गई है लेटेस्ट रिपोर्ट में, वो आप देखेंगे तो बायास एंड मोटिवेटेड बोली गई है यहाँ पे इस रिपोर्ट में, जो कि मंडे को रिलीज हुआ। तो अगर पूछ दे कि USCIRF क्या है, ये रिपोर्ट कौन निकालता है, तो याद रहे आपका यूएस डिपार्टमेंट ये चीज़ निकालता है। इसका पूरा फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, छोटे एग्जाम्स में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट जो है टारगेट किया है किसको, इंडियन गवर्नमेंट को, किस चीज़ के लिए, प्रमोटिंग एंड इन्फोर्सिंग रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। तो जो डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसी है, ऐसा बोला जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि भारत में जो डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसी है वो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, चाहे वो रिलीजन के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे समाज के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो कास्ट के पर्सपेक्टिव से हो। तो यहाँ पे कन्वर्जन को लेके भी बातें बोली गई हैं, इंटरफेथ रिलेशनशिप को लेके बातें बोली गई हैं, लोग जो हिजाब पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, उस पे भी बातें बोली गई हैं, काउस लेटर पे भी बातें बोली गई हैं, और CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उस पर, नेशनल NRC पे बातें बोली गई हैं। ये सारी चीज़ें अभी रिसेंट की हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को लेके ये रिपोर्ट तैयार करी गई हैं। इस रिपोर्ट में ये आपको
रिलीजियस, सोसाइटल पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें, और डेवलपमेंट का भी पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं रहता है। ये सारी चीज़ें लेके यहाँ पे बात बोली गई हैं। आगे इतना ही तक बात रिपोर्ट में नहीं लिखती है, ये भी बोली गई है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को ज़्यादा इम्पैक्ट करी गई है, जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, दलित, आदिवासी, इंडिजिनस पीपुल, एसटी को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है। ऐसी चीज़ें इस रिपोर्ट में कैटेगराइज करी गई हैं। यहाँ पे एक्ट ऑफ वायलेंस और विलिफिकेशंस ऑफ माइनॉरिटी, ये सब चीज़ें बातें बोली गई हैं, और क्रिटिसाइज करी गई है सप्रेशंस ऑफ क्रिटिकल वॉइसेस। तो जो भी अगर एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके अपने वॉइस को रखता है तो वहाँ पे उसको सप्रेस करने के लिए बातें बोली गई हैं यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार। ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो सर्विलेंस, डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो लोगों के घर तोड़वाया जा रहा है, ऐसी बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। और डिटेंशंस, लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है। एनजीओ की जो फंडिंग हो रही है उसको भी रोक दिया जा रहा है फॉरेन फंडिंग से, जो कि कुछ हद तक गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टिगेशन सही भी कर रही है। क्यों? क्योंकि फॉरेन से जो फंडिंग आती थी, फॉरेन की फंडिंग वो टेरर ग्रुप के लिए चली जाती थी कभी कभी। तो इसलिए गवर्नमेंट उन सारी फंडिंग को एक दायरे में रखा है, और उससे उसके 80% जो फंडिंग है वो किस चीज़ के लिए आएगा? वो एनजीओ की खर्चे के लिए ही हो। तो इसलिए ऐसा रूल्स लेके आ गया है अभी, जो कि अपने देश हित के लिए माना जाता है। ये चीज़ें ये नहीं थी, मैंने अलग से आपको बताई है। आगे जो बात करी जा रही है कि क्या सैंक्शंस इंडिया पे गवर्नमेंट लगा सकती है, यूएस की ऑफिशियल से ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। तो जो 2005 की बात करी जाए तो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी सैंक्शन लगा हुआ था। क्या कि वह यूएस का वीज़ा नहीं ले सकते। ये कब हुआ था? जब 2002 के गुजरात के दंगे हुए थे, तब जा कर के ऐसी चीज़ें निकली थी। लेकिन आज के डेट में आपके नरेंद्र मोदी जी देश के पीएम हैं, तो उनको, नरेंद्र मोदी जी जो देश के पीएम हैं, उनको वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशंस है, और उनकी अलग पहचान और छवि भी मानी जाती है। गवर्नमेंट का जो रिएक्शंस है वो समझ सकता है व्यक्ति की गवर्नमेंट कैसा रिएक्ट करेगा इस रिपोर्ट से, ऐसा एडिटर बोल रहे हैं। लास्ट 2 डिकेड की अगर हम बात करें तो USCIRF ने अपना जो भी फाइंडिंग पब्लिश किया है वो बहुत हद तक यह सब चीज़ों को जोड़ के, कंसीडर करके और कंसोलिडेट करके अपना रिपोर्ट तैयार करता है। ऐसी सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। रिकमेंडेशन होल्ड नो स्वे विद इन इंडिया, ये यहाँ पे इंडिया में कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, ये जज करते हैं अपने हिसाब, और मींट ओनली फॉर द यूएस गवर्नमेंट टू डेलिब्रेट ऑन एंड एक्सेप्ट और डिसमिस। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो यूएस में अपने गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, ताकि वो समझ सके देश दुनिया में क्या चल रहा है। यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन इंक्लूसिव एंड प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी की बात करी जा रही है। तभी जाके जो इंडिया है सेकुलर है और सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारी चीज़ें जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में इम्बेडेड हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में डाली गई हैं, ये सारी चीज़ें तभी जाके संभव हो सकेंगी। सेंटर में वेल कंसिडर एंड इंटरनल रिव्यू ऑफ इट्स कंडक्ट। तो अगर सेंटर को ऐसी कोई चीज़ें, यूनियन को, इंडिया को ऐसी कोई चीज़ें मिलती हैं तो जो रिपोर्ट इंडिया के खिलाफ आ जाती हैं, तो इंडिया उस पर क्या करेगा? इस पे इंडिया बोल रहा है कि हम इसको इंटरनल रिव्यू कराएंगे, देखेंगे कि हम कहाँ चूक रहे हैं, क्या प्रॉब्लम निकल के आ रही है, उसकी रिव्यू कराने की बात चल रही है। तो आशा किया जा सकता है कि जो इंडिया लीड करने के लिए आगे आ रहा है, विश्व में विश्व गुरु बनने के चक्कर में है, तो यहाँ पे कम से कम रिलीजियस फ्रीडम और लोगों के राइट्स का हनन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसी बातें बोली हैं। जो भी डिलीवरी हो जस्टिस की वो सही हो, इक्वालिटी हो, सिक्योरिटी हो सिटीजन की, तभी जाके कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें परफेक्शंस वे में चलेंगी, और तभी जाके हम विश्व गुरु बन सकते हैं। अदरवाइज इन रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बात करी जाए तो हम कहीं ना कहीं एक तरह से हमारी जो सेकुलरिज्म वाली पॉलिसी है, हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम वाली गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएटिंग माइंड में चल रही है। इस प्रकार से ऐसी रिपोर्ट में बोली गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या नई चीज़ें हैं। तो यहाँ पे फॉरगॉन कंक्लूजन के हिसाब से एक नई एडिटोरियल में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये मिर्जियो जो हैं, ये
उज्बेकिस्तान के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। पहले इनको तो ये जान लीजिए उज्बेकिस्तान कहाँ है। आप ज़रूर जाके उज्बेकिस्तान की कैपिटल बताएं कि और इसके लोकेशंस को बताएं, एक बार चेक कर लेंगे अगर आप, तो आपको पता रहेगा कि ये किस लोकेशंस पे है, और यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप अच्छे से डील कर पाएंगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर जाकर देखें। उज्बेकिस्तान का लोकेशंस, उसकी सराउंडिंग कंट्री, उसके स्टेट, ये चीज़ें देखना अत्यंत आवश्यक है अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये जाके ज़रूर देखें। तो शौकत मिर्जियोविया जो हैं वो अभी इलेक्शंस में 90% अप्रूवल के साथ, वोटर अप्रूवल के साथ यहाँ पे जीते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मार्जिन है। यह मार्जिन कोई छोटी वोटी नहीं है। तो रविवार को यहाँ पे रेफरेंडम हुई और रेफरेंडम के बाद यहाँ पे एक पुनः कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखने की बात करी जा रही है कि उसमें रिफॉर्म लाने की बात है, उसमें रिफॉर्म लाया जाए, अपने देश की तरक्की के लिए रिफॉर्म लाने की बात यहाँ पे करी जा रही है। किसके द्वारा? शौकत मिर्जियोविया के द्वारा। शौकत मिर्जियोविया क्या करेंगे यहाँ पे? वो पहले तो 65 साल की उम्र के लीडर हैं, जो कि 90% वोटर अप्रूवल लिए हुए हैं। यहाँ पे वोट बैंक है इनके पास, वोट लोग दिए हैं, जो कि अच्छी बात है। और ये क्या करना चाहते हैं? ये अपने ग्रेजुअली ओपन करना चाहते हैं कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म को, और जिसके कारण ये प्रेसिडेंट 2016 से बने हुए हैं अपने बॉस की मृत्यु के बाद से। तो इनके जो बॉस थे वो पहले थे, उसके बाद मृत्यु के बाद इनको बना दिया गया है। किसको? मिर्जियोविया को याद रखिएगा, शौकत मिर्जियोविया। तो ये क्रैकडाउन किए हैं ऑन फोर्स लेबर इन कॉटन फील्ड। तो जो भी आपके लेबर पीपल हैं उनके लिए भी रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, जो कि कंट्री के लिए तो बेनिफिट होगा ही होगा। उस कंट्री का जीडीपी बढ़ेगी, उस कंट्री के लोग हैप्पी होंगे, ये एक अच्छी बात है। एक कंसर्न में हम बात कर रहे हैं कि ये रिफॉर्म लेके जो आ रहे हैं उस पर भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। तो हम वो क्वेश्चंस क्या हैं उनको भी हम देखेंगे। तो किस चीज़ में रिफॉर्म लाएंगे? लेबर फोर्स में, कॉटन फील्ड में ये रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर को, जो कैदी हैं वहाँ पे रिलीज करेंगे और रिलैक्स करेंगे। मीडिया के सेंसरशिप को प्रमोट करेंगे। वुमेन की राइट्स को, एम्पावरमेंट की बातें भी करेंगे। और वहाँ पे जो पॉलिसीज़ है वो किस पॉलिसी को कैसे करेंगे? तो एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करते हैं। अट्रैक्ट करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रांसफॉर्म करेंगे ये इकॉनमी को, जो क्लोज्ड इकॉनमी है। भारत भी एक समय बात थी तो क्लोज्ड इकॉनमी थी, अभी क्या है भारत अभी के समय में क्लोज्ड भी है और ओपन भी है। तो इस तरीके से भारत को मिक्स्ड इकॉनमी का नाम दिया गया है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो भारत मिक्स्ड इकॉनमी की कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हैं। जो बात करी जा रही है कि क्लोज्ड इकॉनमी टू बिकमिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में फास्टेस्ट इकॉनमी बनने की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। उज्बेकिस्तान को जो यहाँ पे न्यू चार्टर ये बनाया है, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बात करी जाए तो उज्बेकिस्तान को सवरेन, डेमोक्रेटिक, लीगल, सोशल, सेकुलर बनाने की बात चल रही है, जो कि प्रॉमिस किया गया न्यू मीडिया कोर्ट में। और क्रिमिनलाइज किया गया डोमेस्टिक एब्यूज को। तो जो भी डोमेस्टिक एब्यूज है, प्रॉब्लम है, उसको क्रिमिनलाइज करने की बात यहाँ पे चल रही है। इट प्रोमिसेस टू बैन डेथ पेनल्टी। तो भारत में भी डेथ पेनल्टी के ऊपर अभी रिसेंटली ये चीज़ें चली हैं, इसलिए ये कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सी कंट्री डेथ पेनल्टी के लिए संविधान बदली है। तो ये कौन सी है? उज्बेकिस्तान। तो अभी बातें चल रही हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और गारंटी देगी प्रिजनर के राइट्स को। ये कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर अगर कोई कैदी है तो उसके भी एक अधिकार हैं, उसके लिए भी लॉ फ्रेम किए गए हैं, उसी के अनुसार कार्य होना चाहिए, तभी जाकर सही तरीके से चीज़ें चलती हैं। ये ऑफर करती है क्या? बेटर सोशल प्रोटेक्शन। सही बात है, अगर किसी भी कंट्री में एक अच्छी रिफॉर्म आ जाती है, पॉलिसी आ जाती है, उसको फ्रेमवर्क करने के लिए और इम्प्लीमेंट अच्छे से होती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रोटेक्शंस लोगों को मिलता है, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक हो, हर प्रकार से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म लेके आ रहे हैं उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शौकत जी। तो शौकत जी का यही कहना है कि हाउसिंग कराएंगे लोअर इनकम पीपल के लिए। जो भी जितने भी लोग हैं उनके पास अगर पैसे नहीं है घर निर्माण के लिए, तो वहाँ पे हम उनका निर्माण भी कराएंगे। बात करी जा रही है शौकत प्रेसिडेंट की उज्बेकिस्तान की। तो यहाँ पे रीसेट करें प्रेसिडेंट टर्म्स टू 0। तो ये देखिए नई इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं।
पहले जो थी वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए थी, लेकिन अब ये 0 कर दी हैं, कोई भी कितने समय तक ये प्रेसिडेंट बना रहेगा। तो अगर इनको अलाउ करते हैं इलेक्शन के लिए 2 मोर इलेक्शंस अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये नया जो कॉन्स्टिट्यूशन रख रहे हैं वो प्रेसिडेंट का टर्म 0 कर दिए हैं, यानी आप कब तक भी प्रेसिडेंट रहिए, कोई मैटर नहीं है, बस इलेक्शन जीतते रहिए। तो यहाँ पे बात करी जा रही है नए कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बदलेगा उस पर क्या होगा, ये कितना हो भी इलेक्शन लड़े, अगर जीत रहे हैं तो ये प्रेसिडेंट रहेंगे। तो अगर ये प्रेसिडेंट कम से कम 5 ईयर से 7 ईयर का क्या करिए हैं, यहाँ पे ये इंक्रीज कर रही है टर्म भी। तो टर्म यहाँ पे 5 साल था तो उसको 7 ईयर कर दिए। जैसे भारत में 5 ईयर है तो MP MLA के लिए तो वो 7 ईयर मान लीजिए कर दिया जाए, उसी तरीके से यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। मिर्जियोयेव जो है करंटली सर्व कर रहे हैं सेकेंड 5 ईयर टर्म, तो जो अपना सेकेंड 5 ईयर टर्म है वो सर्व कर रहे हैं, यानी 10वें साल ये तो रहेंगे ही रहेंगे, ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं, जो कि 2026 में एक्सपायर होगा। तो 2026 में एक्सपायर होगा, अभी 23 चल रहा है ये आपका। तो अगर 2 और बार ये टर्म अगर रह रहे हैं 2 मोर 7 ईयर टर्म, तो ये कितने साल के हो जाएंगे, ये 2024-40 तक पावर में रहेंगे और 82 साल के हो जाएंगे, ऐसी बात बोली है। जो अभी 65 ईयर ओल्ड हैं वो 82 ईयर के हो जाएंगे 2040 तक, ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन हैड मेड डिटेल्ड अरेंजमेंट, और ये इलेक्शन कमीशंस वहाँ का डिटेल अरेंजमेंट भी किया है कि वोटिंग प्रोसेस में कोई चीटिंग ना हो, फ्री और फेयर इलेक्शंस वहाँ पे हो। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी वहाँ पे अच्छे से अपनी चीज़ों को देख रहे हैं और उनको इनवाइट किया गया है, अलाउ किया गया है कि आप विजिट करिए पोलिंग स्टेशंस और स्पीक टू वोटर्स एंड ऑफिशियल्स ऑन डे ऑफ वोटिंग। तो वोटिंग के समय आप अटेंटिव रहिए और अपने कार्य को अंजाम दीजिए। बेसिकली जर्नलिस्ट की क्या बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं कि उनको ऑटोनॉमी दी जा रही है, आपको जो समझ में आए वो करिए, आपको ऑटोनॉमी मिली हुई है, आपकी फ्रीडम को हम ब्रीच नहीं कर रहे हैं, ऐसी बातें यहाँ पे एडिटर बोल रहे हैं। यहाँ पे बात निकल के आती है कि जो कैंपेन चलाया गया प्रेसिडेंट के प्रपोजल के लिए वो क्या था कि बिग मीडिया हाउसेस वेयर लार्जली अलाइन्ड विद द गवर्नमेंट। तो जो भी बिग मीडिया है वो गवर्नमेंट से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, प्रेस फ्रीडम एडवोकेट्स वेयर अंडर प्रेशर। तो जो भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो थोड़े से अंडर प्रेशर यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं कि नॉट टू कैंपेन अगेंस्ट द रिफॉर्म। तो ये जो रिफॉर्म ले आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में शौकत जी, उनके अगेंस्ट में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लोग चले गए हैं, प्रेस फ्रीडम एडवोकेट लोग चले गए हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ की बात करी जा रही है कि यहाँ पे उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप कम से कम अगर हम रिफॉर्म ला रहे हैं देश में तो आप उसके अगेंस्ट में मत जाइए, यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। विच हैड सेंट इलेक्शन ऑब्जर्व स्टेटेड द वोटिंग वाज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव। तो यूरोप के बात से ये लगता है कि यहाँ पे ट्रूली जो है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो अभी नहीं दिख रही है, लेकिन मिर्जियोयेव जो है वो रेन करेंगे क्या, मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डिक्टेटोरियल प्रेडिसेसर। तो अगर बात करी जाए क्या ये डिक्टेटरशिप है, तो जी हाँ बिल्कुल भी नहीं है डिक्टेटरशिप, लेकिन बहुत हद तक लोगों को फ्रीडम तो दे रहे हैं, लोगों की रिलीजियस सोशल इकोनॉमिक फ्रीडम रिफॉर्म लाके लोगों को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन उठ रहा है वो 0 टर्म के लिए आप सेट कर दिए हैं कि हम लोग कितना हो भी प्रेसिडेंट रह सकते हैं, कितना हो भी टर्म के लिए, और 5 साल से 7 ईयर के लिए अगर कर दिए हैं तो यहाँ पे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रेस एडवोकेट्स हैं, ये लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं उनके रिफॉर्म के ऊपर, वही यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो ये एक नया उज्बेकिस्तान बनाने की बात करते हैं, देखते हैं कहाँ तक बना पाते हैं, और पॉलिटिकल रिफॉर्म जो यहाँ पे ला रहे हैं वो कहाँ कितने हद तक सफल हो सकता है। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी चल रही है और बहुत सारी चीज़ें आगे निकल के आ रही हैं। तो देखते हैं उज्बेकिस्तान किस हद तक इस रिफॉर्म को लेके आगे बढ़ता है और कैसे क्या होता है वो आपको आगे मिलेगा। यहाँ पे यूरोप जो है वो यूज किया है इंडिया चाइना को किस चीज़ के लिए, कि रशियन ऑयल उसको मिलता रहे। कैसे, सैंक्शन के बाद भी उसको ये सारी चीज़ें मिलता रहे। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये यूरोप के कई सारे जगहों पे बात करी जाए, जो भी कंट्री हैं यूरोप में 27 कंट्रीज हैं वैसे तो यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज कहीं ना कहीं रसिया के ही ऑयल पे
डिपेंड थी। तो अगर रसिया के ऑयल को सैंक्शन लगा दिया ने यूएस ने, क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रसिया का जो वार हुआ उसकी वजह से वेस्ट जो है, यूएस जो है वो सैंक्शन लगा देता है। अब ये अपने ऑयल कहाँ भेजेंगे रसिया? तो रसिया अपने ऑयल 5 कंट्री जो कि लैंड्रोमैट बोला गया है उनको, लैंड्रोमैट वर्ड याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछ सकते हैं क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है। तो यहाँ पे चाइना, इंडिया, तुर्की, यूएई, सिंगापुर, ये लैंड्रोमैट कंट्री के रूप में जाने गए हैं। और इन्हीं लैंड्रोमैट कंट्री के अनुसार ये सीधे रसिया से नहीं खरीद के इन कंट्रीज से ये ऑयल खरीद रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम ये किस कंट्री से ऑयल खरीद रहे हैं। तो बात करी जा रही है यहाँ पे, पहले देखते हैं पहला चार्ट जो है क्या बताता है। तो चाइना का जो है वो क्या था, वो चाइना का 1 साल पहले, अगर रसिया यूक्रेन की जो युद्ध थी उसके 1 ईयर बिफोर, तो 1 ईयर बिफोर क्या था, तो 39.8 मिलियन टन आप ये ऑयल क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, ऐसी चीज इंपोर्ट करते थे, ये चीज़ें हैं। लेकिन अभी क्या है 57.73। बात करी जा रही है इंडिया की, तो इंडिया का देख सकते हैं 3.85 था इंपोर्ट, लेकिन अभी कितना बढ़ गया 55.9 मिलियन, ऑलमोस्ट 56 मानिए इसको, 56 मिलियन टन्स। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। तुर्की का भी बढ़ गया, यूएई का भी, और सिंगापुर जो है वो निग्लिजिबल में है, लेकिन यहाँ पे भी है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का बड़ा है तो याद रखिएगा वो इंडिया का बड़ा है, उसके बाद किसी का बड़ा है वो यहाँ पे आपका चाइना का बड़ा है। तो यहाँ पे इंपोर्ट बढ़ गया है और ये कंट्री इंपोर्ट कर रही हैं। ये जो ग्रीन वाली है, ये वाली वो आफ्टर इन्वेजन है, ये बिफोर इन्वेजन है। ये ऐसी चार्ट है जो आपको क्लियरिफिकेशंस दे सकती है कि जो ऑयल इंपोर्ट हो रही है और दूसरे कंट्री में जो एक्सपोर्ट हो रही है वो किस किस कंट्री में एक्सपोर्ट हो रही है। तो यहाँ पे सीधे अगर इंडिया को ही उठा लेते हैं तो आपको मिलेगा इंडिया से जो ऑयल जा रही है, किसकी ऑयल, यहाँ पे देखिए रसिया की ही ऑयल है ये। तो इंडिया एक लैंड्रोमैट कंट्री के तरफ के तहत इसका इस्तेमाल हो रहा है और इंडिया से ऑयल जा रही है, आपको देखिए यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, इन सब कंट्री में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्री में जाती हुई कहीं कहीं यूएस में भी दिख रही है। तो चाइना का जो है वो भी, उसकी भी यूके, जापान में जा रही है, कनाडा, ऑस्ट्रिया में जा रही है, उसकी भी ऑयल। लेकिन इंडिया जो है एक प्राइम लैंड्रोमैट बन के उभरा है, जिसके कारण इंडिया को ऑयल में बहुत सारी लाभ मिल रही हैं। तो बहुत सारी बेनिफिट्स इंडिया को मिल रही हैं। और देख सकते हैं, बात करी जा रही है फरवरी 2022 से दिसंबर 5 2022 तक, यहाँ पे इंडिया का क्या ग्राफ है। चाइना, इंडिया, सिंगापुर, तुर्की, यूएई, यह जो है मंथली ऑयल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में यहाँ पे बात करें तो इंडिया जो है एक्सपोर्ट करने में चाइना से भी ऊपर है। यहाँ पे यूएई जो है ऑयल हब कंट्री हैं, ये लोग तो ऊपर रहेंगे ही। तो मंथली की बात यहाँ पे आंकड़ों में बोली जा रही है, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो शिपिंग कर रहे हैं यहाँ से क्रूड ऑयल, जो भारत को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देके जाएगा, ऐसी बातें यहाँ पे चल रही हैं। यूरोपियन यूनियन में जो बात करी जा रही है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट लाया गया है। वो एक्ट क्या है, तो वो GPAIS है। इसका पूरा नाम क्या है, जनरल पर्पज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, क्यों? क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, इसलिए आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो ये किस चीज़ के ऊपर है, यह देखेगा कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है उसको कैसे लाया जा सकता है और क्या रिस्क कैटेगरीज है उसमें, वो भी देखेगा। अभी रिसेंटली जो चैट GPT है जो मार्केट में आई है, एक ऑथेंटिक डाटा लोगों को दे रही है। जैसे गूगल, अभी आप सर्च करेंगे तो गूगल की क्या समस्या है कि उसकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सारी वेबसाइट से आपको डाटा उठा के दिखा देगा। ये लीजिए, आपके 1,76,095 डाटा आपको मिल गए, आपने सर्च किया काऊ के बारे में। अगर इसी तरीके से चैट GTP अगर जो है, तो चैट GTP आप जो सर्च करेंगे वो आपकी ऑथेंटिक डाटा को उठाएगा और जो रिलेवेंट्स है और ऑथेंटिक है वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हुआ और एक क्रांति आने की इसमें
के आगे हम लोग खड़े हैं। तो क्रांति इसमें आ ही रही है धीरे धीरे करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। यहाँ पे जो गूगल सर्च करके देगा आपको ऑथेंटिक और नॉन ऑथेंटिक डाटा दोनों यहाँ पे दिखा देगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऑथेंटिक डाटा मिलेंगी, रिलायबल डाटा मिलेंगी, और ये जो भी डाटा आपको मिलेंगी वह किसी के द्वारा भी लिखी हुई ऐसी डाटा नहीं मिलेंगी, बल्कि अप्रूव्ड डाटा मिलेंगी, रिलायबल डाटा यहाँ मिलती हैं। तो यही जो बातें बोली जा रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट कैसे करा जाए, किस तरीके से करा जाए ताकि जो भी रिस्क हो उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। और इसका यूजेज बहुत व्यापक हो गया, जैसे वॉइस असिस्टेंट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं। जैसे कि अगर आप चलाते होंगे एप्पल का फ़ोन तो उसमें सीरी को कमांड करके आप कर सकते हैं, या फिर आप अभी अमेजोन का है, बहुत सारे चीज़ों में वॉइस कमांड आ गई है। वॉइस कमांड से बहुत सारी चीज़ों को हम ऑपरेट कर पा रहे हैं, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अंदर तक, इन डेप्थ तक चला गया है। तो उसका उपयोग बहुत बड़ा है। म्यूजिक के लिए हम कर सकते हैं, ड्राइविंग कार के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कैंसर को डिटेक्ट करने में भी हो रहा है। इवन तक हम लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किसको जॉब मिलनी चाहिए, किसको नहीं, उसकी ऑथेंटिसिटी को भी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी को भी हम इस वॉइस कमांड के जरिए चेक कर सकते हैं। बहुत हद तक आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस मशीन्स हैं वो कार्य करती हैं आपके टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये चीज़ें अपग्रेड करके आ रही हैं और इन्हीं के बारे में बात चल रही है कि हम कैसे कोई भी चीज़ आगे ले जा सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। अगर साइबर अटैक की बात करी जाए, कोई भी स्पेस अटैक की बात करी जाए, तो हम इसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं और जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राजनाथ सिंह जो हैं फाउंडेशंस किए हुए किस चीज़ का, कोस्ट गार्ड हार्बर का, वो मालदीव में है जो। तो कोस्ट गार्ड हार्बर कहाँ पे है, याद रखिएगा ये मालदीव में है। और इनकी जो है काउंटर पार्ट क्या है, तो मारिया दीदी हैं। मारिया दीदी भी वहाँ की, याद रखिएगा मारिया दीदी आपकी भारत में आई थी और उसके बाद ये राजनाथ सिंह मालदीव पहुँचे हैं। तो यहाँ पे इनका भी स्वागत हो रहा है। वहाँ पे कोस्ट गार्ड हार्बर मालदीव में है, उसका ये फाउंडेशंस रखने गए हैं। तो राजनाथ सिंह जो कोस्ट गार्ड हार्बर है मालदीव में, उसका फाउंडेशन रखेंगे। और एकाता हार्बर वहाँ पे है। तो एकाता हार्बर अगर पूछ दे तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पे किस चीज़ का फैसिलिटी तैयार करेंगे, तो डेवलपमेंट ऑफ कोस्ट गार्ड हार्बर एंड रिपेयर फैसिलिटी सिफावारू में। तो सिफावारू एक जगह है, वहाँ पे ये करेंगे। तो बिगेस्ट ग्रांट इन एड प्रोजेक्ट है इंडिया का, किसके लिए, मालदीव के लिए। तो मालदीव यहाँ पे देखते हैं कितना इसका इस्तेमाल कर पाता है। और बात करी जा रही है राजनाथ सिंह के विजिट के लिए, तो ये पहला विजिट है किसी इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की बात करी जाए एक आइलैंड नेशन पे 11 सालों में, अगर हम ये चीज़ें उठाते हैं तो। दोनों मिनिस्टर जो हैं वहाँ पे वो रीएफॉर्म किए हैं, निश्चित किए हैं कि इम्पोर्टेंस है किस चीज़ की, मेंटेनिंग पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की। किस रीजन में, जिस रीजन में इंडियन ओशियन है, तो वहाँ पे मालदीव है। मालदीव वाले रीजन में ये पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हम लोगों को एक साथ मिलके आने की ज़रूरत है ताकि जो भी सिक्योरिटी चैलेंज है उसको डील कर सके। तो ये हम लोग सारे जो भी मिनिस्टर हैं वहाँ पे, वो लोग एग्री किए हैं इस बात पे कि हम एक्सप्लोर करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं डिफेंस ट्रेड कैपेसिटी को बिल्ड करके और जॉइंट एक्सरसाइज में भी अपनी यूनिक भागीदारी को आगे हम बढ़ा सकते हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। ये अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है ब्रेल वर्जन ऑफ बाइलिंगुअल डिक्शनरी, जो कि ये हेमकोश बोला गया है। तो याद रहे हेमकोश क्या है, ये ब्रेल वर्जन में है। जो भी ब्रेल वर्जन किसके लिए होता था, तो ब्लाइंड पीपल के लिए स्क्राइब्ड लैंग्वेज होती थी जिसको छू के अंधे लोग पढ़ सकते थे। तो ऐसी बातें बोली गई हैं। तो डिसेबल्ड फ्रेंडली है ये, याद रखिएगा। और ये हेमकोश बोला गया है, एक डिक्शनरी है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बाइलिंगुअल ब्रेल डिक्शनरी है। ये किसके द्वारा बना गया, तो हेमचंद बरुआ के द्वारा बनाई गई है। और ये लैंग्वेज किस में है, तो आसामीज लैंग्वेज में है, बेस्ड ऑन संस्कृत स्पेलिंग। तो आसामीज लैंग्वेज में है, संस्कृत स्पेलिंग में इसको स्क्राइब किया गया है। याद रहे ये 80 kg का है और एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट भी इसको माना गया है। ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट यहाँ पे नीजेल आमोस जो हैं 2012 में ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट थे। 800 मीटर के आसपास में 800 मीटर रेस में ये जीते थे, लेकिन इनको अभी
क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये डोपिंग के मामले में पकड़े गए हैं। तो याद रहे, डोपिंग के मामले में पकड़े जाने पे आपको बैन तो किया ही जाएगा, साथ में साथ आपको रिस्ट्रिक्शंस भी कितने साल के लिए लगा दी जाती है। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस है GW1516, यहाँ पे इनको पॉजिटिव पाया गया और इनको बैन किया गया। तो इनका नाम याद रखिएगा, नीजेल अमोस। फार्मर जो है वर्ल्ड 100 मीटर चैंपियन बॉबी जो है वो गुजर गई, उनकी डेथ हो गई, इनकी आत्मा को शांति दें। मात्र इनकी उम्र 32 साल की थी। 100 मीटर सिल्वर मेडलिस्ट थी तोरी ब्रॉवी। तो तोरी ब्रॉवी कौन थी? ये एथलीट थी, याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। ये अमेरिकन वुमेन थी अपने समय में अभी। तो 32 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। आगे बढ़ते हैं तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फोरकास्ट आया हुआ है, वो साइक्लोन के लिए है। और बे ऑफ बंगाल में जो बात करी जा रही है कि एक तूफान आने वाला है, इसका नाम मोचा रखा गया। तो बंगाल की खाड़ी में देखते हैं ये तूफान किस हद तक आती है, और 9-10 तक ये बातें बोली गई हैं। तो देखते हैं कहाँ और कैसे ये चीज़ें आती हैं। लो प्रेशर जब भी डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे हवाएं जो हैं तीव्र गति से चलने लगती हैं, जिसके कारण वेव्स फॉर्म हो जाते हैं। वेव्स फॉर्म हो जाते हैं मतलब सी वेव्स तीव्र गति से टाइड के रूप में आने लगते हैं, और वो टाइड धीरे धीरे आपके तूफान के रूप में समुद्र के बीच में जनरेट हो जाते हैं, जिसके कारण तूफान अपना रूप ले लेता है। तो सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का है यहाँ पे? लो प्रेशर एरिया जब डेवलप होता है तभी जाके ये चीज़ें होती हैं। बात करी जा रही है इसका नामकरण कौन किया है, तो इसका नाम दिया है आपका नेम वाज प्रपोज बाय येमेन। तो येमेन जो कंट्री है, आप इसका लोकेशन जाके देखें, आपको लंबे समय तक याद रहेगा, जो कि अच्छी बातें हैं आपके एग्जाम के लिए। और आफ्टर द रेड सी पोर्ट सिटी, तो इसका नाम रखा गया है मोचा। मोचा जो है एक पोर्ट सिटी होगा वहाँ पे, इसीलिए इसका नाम मोचा रखा गया है। तो बात थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं, जो 5 स्टेप है क्लासिफिकेशंस की साइक्लोन की, वो क्या क्या है। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म जो आती है, रिलेटिवली वीकेस्ट क्लासिफाइड एज साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म सबसे वीकेस्ट है, 65 से 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। स्ट्रॉन्गेस्ट जो है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म को बोला जाता है। ये 222 किलोमीटर 222 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर ही आती है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है 89 to 170 किलोमीटर तक आती है, जो कि साइक्लोनिक स्टॉर्म मानी जाती है। तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म से ऊपर मानी जाती है। ये इसकी कैटेगरीज हैं जो IMD तय करता है। अभी रिसेंटली बहुत दुख की बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। 13 साल का जो लड़का था वो क्लासरूम में ही ओपन फायरिंग कर दिया, जिसके कारण 8 बच्चों की और 1 गार्ड की मृत्यु हो गई। सोचिए, ऐसी चीज़ें जब बच्चे करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं किस चीज़ को दर्शाता है कि कहाँ पे हम अपनी नई पीढ़ी को लेके जा रहे हैं। अगर कोई ये टेरर ग्रुप होता तो भी समझ में आ जाता, अगर कोई ये रिबेल ग्रुप होता तो भी समझ में आता, लेकिन ये एक बच्चा है और इसकी उम्र मात्र 13 साल है। तो मात्र 13 साल के बच्चे को हम कैसे इस तरीके से ट्रेंड किए हैं कि ये बच्चा इतना वायलेंट हो गया, और ये बच्चा गन फायर किया कहाँ पे, वो भी स्कूल में, और किसके ऊपर? अपने ही फ्रेंड के ऊपर। तो सोचने वाली बात है, ये किस हद तक हम अपनी जनरेशन को आगे लेके जा रहे हैं, और अपनी जनरेशन्स को सही रास्ते पे लेके जा भी रहे हैं हम कि नहीं जा रहे हैं, ये सोचने वाली बातें हैं। क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत रेयर निकल के आती हैं। ये चीज़ें हुई हैं कहाँ पे? आपके सर्बिया में ये कांड हुआ है। सर्बिया कहाँ है? आपके यूरोपियन यूनियन से टच करता है, आपके एशिया में। तो ये बॉर्डर है। ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो निकल के आई हैं वो सर्बिया के कैपिटल ड्रीव स्केचेज ऑफ क्लासरूम। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो लड़का यहाँ पे 13 साल का है, वो ऐसे ही किसी को गन फायर नहीं किया है। यहाँ पे गन फायर करने के पीछे ये पहले पूरा प्लान बनाया, मुझे किसको टारगेट करना है, मुझे कब गन लेके जाना है, और किस तरीके से ये चीज़ें डील करना। तो ये सारी प्लानिंग के हिसाब से ये लड़के से जब पूछी गई तो ये इसने बताई कि हाँ, मैंने सारी चीज़ें प्लानिंग कर रखी थी और मैंने इसके तब जाकर इसको एग्जीक्यूट किया। तो ये सोचने वाली बात है। लोग वीडियोस देख के भी यहाँ पे हताश रह रहे हैं। और 8 लोग स्टूडेंट को तो यहाँ पे मार दिया गया, गार्ड को मार दिया गया, बहुत सारे टीचर जो हैं वो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो ये ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं।
और शूटर को जो नाम दिया गया है वो कोस्टा केमनोविक उसका पूरा नाम है। कहा जा रहा है कि वो अपने पापा का गन लेके आया हुआ था। पापा उसके गन को एक्चुअली लॉकर में रखे थे, लेकिन किसी कारणवश से वो लॉकर का कोड जानता था और खोल के आया था, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई। अब आगे जो बात आती है कि उसके पापा को भी अरेस्ट कर लिया गया है। पापा को लापरवाह बताया जा रहा है यहाँ पे, और उसके पापा को अरेस्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका उपयोग किसी भी एथिक्स पेपर में, किसी भी ऐसे पेपर में हम एक वास्ट रूप में कर सकते हैं, इसलिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ये म्यांमार की जो जुनता है वो पार्डन करी है मोर देन 2000 पॉलिटिकल प्रिजनर को। तो म्यांमार का जो जुनता है, आंग सान सूकी को तो अरेस्ट कर लिए हैं अभी, लेकिन जुनता जो है वो गवर्नमेंट है वहाँ पे डिक्टेटरशिप टाइप से मिलिट्री रूल करना चाहती है वहाँ पे। वो 2000 पॉलिटिकल प्रिजनर को अभी रिलीज करी हैं। तो देखते हैं आगे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ये रिलीज करने के पीछे बहुत बड़ा चाल है किसका, ये चाइना का। तो चाइना वहाँ गया था, पहुँचा था, जिसके कारण पॉलिटिकल प्रिजनर को अभी रिलीज किया जा रहा है। तो इजराइल और यूएई में ये भी सरकार को आपस में लेके आ गया। अरेबियन में ये रिस्टोर कर रहा है, अफ़गानिस्तान में भी पहुंच चुका है, श्रीलंका में अपना कदम दबा चुका है। तो हर जगह अपना कदम ये डाल रहा है, जिसके कारण वेस्ट जो है प्रॉब्लम में आ रहे हैं। ब्राज़ील की पुलिस रेड करी है कहाँ पे, तो जेयर बोल्सोनारो के घर पे, और उनके फ़ोन को भी जब्त कर लिया। यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होता है। यूएस का फेडरल रिजर्व रेज किया है 25 बेसिक पॉइंट का। देखते हैं इंटरेस्ट रेट कैसे वहाँ पे चलता है आने वाले समय में। ये बड़ी अच्छी बात है, अजय बंगा जी को कंफर्म किया गया है कि ये भी नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे वर्ल्ड बैंक के। तो वर्ल्ड बैंक के इंडिया ओरिजिन के अगर अजय बंगा यहाँ पे होंगे, ये बहुत बड़े टाइकून और एंटरप्रेन्योर हैं, आपको पता होना चाहिए अजय बंगा जी। अजय बंगा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के रूप में आएंगे तो कहीं ना कहीं भारत का ग्लोबल नेम फेम और बढ़ेगा। ये एक अच्छी बात है इंडियन ओरिजिन का कोई भी अगर बनता है तो। यहाँ पे बात करी जा रही है अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज टू कॉस्ट इंडिया 85.6 लाख करोड़ बाई 2030। तो हमको जीडीपी कितने % यहाँ पे डालना होगा, तभी जाके हम क्लाइमेट चेंज को डील कर पाएंगे। यहाँ पे बातें ऐसी बोली जा रही हैं। तो जीडीपी का 5% एनुअल हमको कट करना पड़ेगा एनर्जी इंटेंसिटी के लिए, यहाँ पे बात करी जा रही है, तभी हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे 2070 जीरो टारगेट को, अदरवाइज हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट एटलीस्ट 2.5% ऑफ द जीडीपी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप के लिए भी ये जरूरी है। तो ये कौन बताया है, तो आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च DEPR यहाँ पे ये बात बोली गई है। तो हमें 5% ऑफ एनुअल, जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट है, वो हमें डालना होगा, तभी हम अडॉप्ट कर पाएंगे क्लाइमेट चेंज को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे PIB का न्यूज़ है। तो ये फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट है क्या, भोगापुरम इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है ये आपको याद होना चाहिए। तो ये एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। ये एयरपोर्ट कभी भी क्वेश्चन छोटे मोटे ये बना सकते हैं। ये 3 फेज में इनको डेवलपमेंट करने की बातें चल रही हैं, और इनके डेवलपमेंट जो चल रही हैं वो ऐसे होंगी, 3 फेज में कराने की बात चल रही है। आगे देखते हैं क्या PIB का नया न्यूज़ है। तो यहाँ पे एक मिशन है, ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऑर्गेनाइज किया है एक ऑनलाइन वेस्ट टू वेल्थ आइडिएशन हैकाथन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, वेस्ट टू वेल्थ आइडिएशन हैकाथन कौन लॉन्च किया है, तो CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑर्गेनाइज किया गया है फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड एबव स्टूडेंट 14 मई। तो 14 मई को ये आने वाला है, देखते हैं क्या होगा। तो नेशन वाइड इसको चलाने की बात करी जा रही है, प्लेटफॉर्म देने की बात करी जाए किसको, कॉलेज स्टूडेंट को, पूरे भारत में यहाँ पे देने की बात करी जा रही है। देखते हैं आगे ये किस चीज़ में ये लाते हैं और कैसे इसको रेगुलेट करते हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बैटरी वेस्ट, क्रॉप रेसिड्यू, इन सब की चीज़ों के बारे में ये वेस्ट टू वेल्थ आइडिएशन हैकाथन इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है, वो याद होना चाहिए। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जो हैं वो रिव्यू करेंगे क्या, फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट। तो फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट कौन चला रहा है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री चला रहा है। अगर पूछ दे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखिएगा, फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट
मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर चला रहे हैं। तो 100 हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट बनाने की बात चल रही है पूरे कंट्री में। तो अच्छी बात है, हेल्थ जो है एक अच्छा कंसर्न है। अगर आदमी हेल्दी है तभी जाके अपनी चीज़ों को अच्छे से रेगुलेट और एक्ट कर पाएगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ऑर्गेनाइज किया गया है रिवर सिटी अलायंस ग्लोबल सेमिनार। तो रिवर सिटी अलायंस ग्लोबल सेमिनार कौन किया गया है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसने ऑर्गेनाइज किया गया है। श्री सर्बानंद सोनोवाल अभी रिव्यू किए हैं प्रोग्रेस को किसके? इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे? जोगी घोपा कहाँ है? आसाम में है। तो ये इंडिया का पहला है मल्टी मॉडल का क्या मतलब होता है? यहाँ पे रेल की कनेक्टिविटी दी जाएगी, यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी दी जाएगी, यहाँ पे एयरवेज की कनेक्टिविटी दी जाएगी, यहाँ पे सी वेज की कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो ये हर प्रकार से इसकी कनेक्टिविटी देने की बात करी जा रही है, उसी को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हम बोलते हैं। तो कहाँ पे है? जोगी घोपा में है। ये कहाँ पे है? आसाम में है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। अब आती है नेशनल पार्क की। तो भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है और शिमली पार्क नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? दोनों को आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें, तभी आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहेंगी। ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क में एक स्टेट का कवर कराता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो, और जो चीज़ें आपको मालूम हो उसको भी लिख दिया करें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आज के एडिटोरियल में आपको मैंने बताया। ये जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया जा रहा है वो कंकरेंटली जो भी चीज़ें निकलती हैं, कोई अपने मन से मैंने यहाँ पे चीज़ें को नहीं रखा हुआ है। जो चीज़ें भी आपको यहाँ पे बताई जाती हैं वो सारी द हिंदू एडिटोरियल की होती हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी में आपका स्वागत है। इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी अपडेट मिले आपको अच्छे से मिल सके। जय हिंद फ्रेंड्स।